हम बाजार पर, कमोडिटी मार्केट पर, एग्री पर, वेदर पे हर तरह की बातें करते हैं, लेकिन आज ओवरऑल आपको मार्केट के बारे में समझाने के लिए, पर्सनल फाइनेंस को लेकर गाइड करने के लिए हमारे साथ जाने माने ऑथर विनायक सप्रे साहब हैं। विनायक सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोहानॉमिक्स से लोगों के तक, घर घर तक काफी तेजी से पॉपुलर हुए हैं सर, और आपके दोहे से जोड़कर आपने जो बाजार के बारे में लोगों को समझाया है, ये वाकई काबिले तारीफ है। एक एक करके उन दोहों से एक बार फिर से लोगों को समझाइएगा। सबसे पहले धीरे धीरे वाला जो दोहा है, जिसमें आप कहते हैं कि किसी भी फल को आने में टाइम लगता है, ये नहीं कि एक ऋतु होता है, एक वेदर होता है, उस मौसम में ही वो फल आएगा, ये नहीं कि अचानक से आ जाएगा। उसकी तैयारी धीरे धीरे शुरू करनी होगी। वो उसकी अहमियत क्या है बाजार में, क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है कि जल्दी से पैसा बने, ट्रेडिंग से पैसे बने, क्रिप्टो से पैसे बने, और किसी के में पेशेंस नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? धन्यवाद विश्वमोहन जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और उससे भी ज्यादा स्पेशल कि आपके जो नया चैनल शुरू हो रहा है, इसके लिए बधाई और थैंक शुभकामनाएं। यू सर। थैंक यू सर। आपने जो बात कही पेशेंस की, तो ये धैर्य जो है हमको बचपन से ही सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट में आने के बाद सिखाया गया हो। इसलिए जो कबीर साहब का दोहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। वाह। लेकिन अब होता यह है कि जमाने के साथ साथ लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, और लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं भगवान मुझे धैर्य दो, लेकिन थोड़ा जल्दी करो, है ना। तो उसी में विरोधाभास हो जाता है। और मजे की बात यह है कि अगर ये जो हम कल भी जो हम बात कर रहे थे कि लोगों का जो इन्वेस्टमेंट करने का जो नजरिया है, वो बड़ा अजीब सा है, बड़ा मजेदार है। मतलब जो व्यक्ति जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है या एक इंश्योरेंस कंपनी की इंडोमेंट पॉलिसी खरीद लेता है, तो 20 साल इंतजार करने को तैयार होता है। लेकिन जब बात आती है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है या फिर अगर म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, तब उसको लगता है कि पैसा जल्दी से बन जाए। हाँ, और वहीं और एक और विरोधाभास दिखता है कि व्यक्ति 5 साल की एफडी कर लेता है, जहां उसको 6-7% का रिटर्न मिलता हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में उसको जल्दी रहती है। तो इसलिए जो कबीर साहब का ये दोहा है ना, कि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, उसको हम वेल्थ से अगर हम इंटरप्रेट करें कि अगर आपको वाकई अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है, तो जो इंग्रेडिएंट है इंपॉर्टेंट, वो क्या है? धैर्य चाहिए आपको और अनुशासन चाहिए। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हुए, यानी आप हर रोज या हर महीने रेगुलर इंटरवल पे आप निवेश करते रहें। जैसे आपकी सैलरी आती है हर महीने, जैसे आपका एक बिल आप अखबार वाले को देते हैं, दूध वाले को देते हैं, वैसे ही एक बिल अपने नाम से दीजिए। ओके। तो हर महीने एक निवेश करते रहिए और धैर्य रखिए। ओके, और बाकी हर जगह पे मैं देखता हूँ, हर एसेट क्लास में आप घर खरीद लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो क्या हर रोज उसका भाव देखते हैं? पता नहीं, लेकिन बाजार में और इस तरह के इन्वेस्टमेंट में, मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में रोज उनको भाव देखना है, हर पल देखना है। आपने ज्वेलरी खरीद ली थी, क्या हर रोज गोल्ड का भाव थोड़ी देखते हैं कि हर दिन देख रहे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग देख रहे हैं, और मार्केट में पता नहीं। यहाँ पर लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है सर। एक दूसरा दोहा है, रहीमन कभी ना कीजिए एक ही नाव सवार, डूबत नैया बीच में निकरत ना ही पार। इसका क्या मतलब है, और बाजार से इसे कैसे लिंक करना चाहिए? अगेन बहुत अच्छा दोहा है। और जो अच्छा निवेशक बनने का, एक सफल निवेशक बनने का जो एक मूल मंत्र है ना, जिसको हम कहते हैं एसेट एलोकेशन, या आपने एक बड़ा फेमस कोट पढ़ा होगा, नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक अगर आपको सफल निवेशक बनना है, तो आपको अलग अलग जगह पे निवेश करने की आवश्यकता है। होता क्या है, लोग विनर्स को चेस करते हैं, जो भी आज का जो विनर है उसके पीछे लोग भागते हैं। कि कभी अगर आज जैसे मान लीजिए पिछले 6 महीने में किसी ने अगर गोल्ड में पैसा डाल दिया होगा, 4-5 महीने 6 महीने में, तो आज उसकी क्या गति होगी, या सिल्वर में डाला होगा तो क्या हालत हुई होगी। तो पीपल कीप चेजिंग द विनर्स, और वहां पे गड़बड़ हो जाती है। और ये बात सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे नहीं, अगर आप हाल में देखिए तो आप देखेंगे कि विनर्स कीप रोटेटिंग। वर्ल्ड चैंपियन, T20 वर्ल्ड चैंपियन एक छोटी सी टीम से भी हार जाता है ना। हम्म। वो जिंदगी में कभी भी हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ चेजिंग द विनर्स, अगर आप अपने गोल्स को ध्यान में रखें और उस हिसाब से निवेश करें, अलग अलग, जैसे आपके गोल शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, मीडियम टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, उस हिसाब से आपको निवेश करना चाहिए उन एसेट क्लास।
ओके, बिल्कुल सही कहा कि वो आपको डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है और बिल्कुल, उसका हमेशा एक लोगों की उदाहरण मैं आदत। आपको दे सकता हूँ थाली की। जैसे हम जब थाली हाँ खाते हैं, हमारे हाँ हाँ। भोजन की जो थाली होती है, दाल चावल रोटी सब्जी अचार और पापड़, राइट? आपको उसमें सबसे ज्यादा अचार या चटनी, उसमें सबसे ज्यादा आपके जीभ को क्या अच्छा लगता है? आपके जीभ को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो है अचार, है ना? जी जी। लेकिन क्या आप अचार को रिप्लेस कर सकते हैं सब्जी से या दाल से? आंसर टू बिल्कुल नहीं दैट सर। क्वेश्चन इज नो। आप ओके। तो जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके हाजमे के लिए अच्छा है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। तो उस हिसाब से अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करिए और अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करिए। हाँ, और हर्ड मेंटालिटी भी होती है कि एकदम आखिरी दौर में जहां पे सबसे ज्यादा तेजी दिख रही है उसके पीछे भागे चले जा रहे हैं और फ्यूचर्स की बजाय पास्ट रिटर्न को लोग ज्यादा देखते हैं। ऐसे में आपके लिए एसेट एलोकेशन बहुत बहुत सही तरीके से करना और डाइवर्सिफिकेशन का ख्याल रखना, ये सर समझाने की कोशिश करें। सर एक और दोहा जो मुझे बहुत पसंद आता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनों जग में होत हंसाए। इसके बारे में बाजार से कैसे लिंक करेंगे सर? तो बहुत आज के परिप्रेक्ष्य में तो ये बहुत ही अच्छा दोहा है और बहुत अच्छा सवाल है, मैं कहूंगा। क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। आजकल क्या होता है, आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, वो तमाम भीड़ लगी हुई है इन्फ्लुएंसर्स की, और हम्म। आप उसको देख के उनकी बातें लच्छेदार बातें होती हैं। वो कोई तो ऐसे भी लोग हैं जो कह देते हैं यार 12% का सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कर लो, आपका रिटायरमेंट जो है आपकी गंगा पार हो जाएगी, है ना, नैया पार कर लेंगे आप। लेकिन होता क्या है, अगर आपने पिछले 2 साल में उसकी बात सुन के 12% के हिसाब से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान किया होता, तो आज आपकी मुद्दल कम हो जाती, अच्छी खासी कम हो जाती, तो आपका रिटायरमेंट प्लान तो धरा का धरा रह जाता। तो इसलिए ऐसे लोगों की बात सुनने के बजाय और बिना विचार किए उनकी बात मान लेने के बजाय, क्योंकि जिसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं अथॉरिटी बायस, आपको लगता है अरे अच्छी अंग्रेजी बोलता है, अच्छे कपड़े पहन रहा है तो अच्छा ही होगा। तो कबीर साहब का एक और दोहा मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि साधु भया तो क्या भया, माला पहरी चार, बाहर भेज बनाइया भीतर भरी भंगार। तो बिना विचारे अगर आप ऐसा कुछ निवेश करते हैं तो उसकी परिणति अच्छी होती नहीं है। और ओके। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम जब बात कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की, इसमें पर्सनल पहले आता है, फाइनेंस बाद में आता है। तो इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि हर मरीज अलग, इलाज अलग, हर व्यक्ति का निवेश करने का उद्देश्य अलग होता है। इसलिए कोई ऐसा वन फिट वन साइज फिट ऑल वाला फॉर्मूला यहाँ पे फिट नहीं बैठता। ओके, और पीटर लिंच साहब की सर एक बहुत अच्छी कोट भी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी एक्सपर्ट्स को, एनालिस्ट को आप गॉड ना माने, क्योंकि उनसे ज्यादा एक्सपोजर आपका है दुनिया में। क्योंकि आप जितने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं वो उतना कर भी नहीं पाते हैं। और कोई अगर बता रहा है 100% तक, अगर कोई एडवाइस 100% सटीक एडवाइस दे दे तो खुद क्यों नहीं इन्वेस्ट करके बिलेनियर बन जाएगा वो सर? वो क्यों एडवाइस ही दे रहा है सर? तो ये जरूरी है। तो और शॉर्ट टर्म में तो पैसा बनाना जुए खेलने जैसे बड़ा की तरह है कि शॉर्ट टर्म में आप अमीर बन जाए, लॉन्ग टर्म में हालांकि आपके पास चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, ये नहीं कि वहां पर भी पैसे बन ही जाएंगे। और आज हाँ हाँ। सुबह सुबह मुझे एक सीए ने मैसेज किया कि मुझे कोई ऐसा फंड या स्टॉक बताओ जो 1 साल में 50% रिटर्न दे दे, है ना, और लिखा है उसमें कि मैं रिस्क लेने को तैयार हूं। तो मैंने कहा कि अच्छा, अगर वो 50% से नीचे चला गया तो उसका जवाब आया कि थोड़ी देर में बात करते हैं। मतलब कहने का है कि व्यक्ति खाली ऐसे देखता है कि 50% ऊपर जो चीज जा सकती है वो 50% नीचे भी तो आ सकती हाँ हाँ, बिल्कुल सर। है ना? जो तो जो बिना विचारे करेंगे तो अब मुश्किल हो जाएगी। सर एक और दोहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजानी, काफी फेमस है, स्कूल्स वगैरह में हमने खूब पढ़ा है। रस्सी आबा जाते सिल पर परत निशान। इसको मार्केट से कैसे लिंक करना चाहिए? एक तो ये है कि देखिए, ये आपका गाढ़ी मेहनत की कमाई है आपकी, है ना, आपका हम्म। मेहनत का पैसा है। तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे के भरोसे छोड़ देना, साथ में आपका भी एजुकेशन होना चाहिए, एम्पावरमेंट होनी चाहिए। आपको लगातार अपने पैसे के बारे में ख्याल रखना चाहिए और उसके बारे में पढ़ते रहना चाहिए कि मैं कहाँ निवेश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरा पैसा जो लगाया जा रहा है, मेरा जो फाइनेंशियल एडवाइजर है जो पैसा लगा रहा है, तो वो कहाँ पे लगा रहा है। तो अगर आप वो अभ्यास करते रहें तो आप भी एक अच्छे निवेशक मतलब उसकी सलाह की तो आपको जरूरत अवश्य पड़ेगी।
लेकिन साथ ही साथ आप भी बतौर निवेशक आपका ज्ञानोपार्जन होता रहेगा। ओके सर, एक और चीज जो इमरजेंसी फंड से जुड़ी हुई है, जो इमरजेंसी फंड की आप लोग हमेशा बात करते हैं, वो है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसको कैसे देखें? बिल्कुल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट क्वेश्चन कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। हमारे शरीर में 60% से ज्यादा पानी है, 65% से ज्यादा पानी है। अगर हमारे शरीर में से पानी कम हो जाएगा तो क्या होगा? हमारी मृत्यु हो सकती है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मोती में पानी नहीं होगा तो मतलब मोती नहीं बनेगा अगर पानी नहीं गिरेगा, बूंद नहीं गिरेगी। और आटे में पानी नहीं होगा तो रोटी नहीं बनेगी। तो लिक्विडिटी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मुसीबतें डोरबेल बजा के नहीं आती। बिल्कुल। लोग अति आत्मविश्वास में रहते हैं, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखिए कब किसी की नौकरी चली जाए कोई भरोसा नहीं है। मॉर्गन हाउसल साहब की सर एक कोट भी है उनके रिसेंट बुक में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो चीजें आपको नहीं दिखाई दे रही ना वही रिस्क है। लोगों को लगता है कि हिस्ट्री रिपीट होगी, पता चला कि आप भूकंप की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ और महामारी आ गई, महामारी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ और आ गया। तो आप जो नहीं देख पा रहे हैं वही रिस्क है आपके लिए। वही रिस्क है। तो यू कैन यू नो होप फॉर द बेस्ट बट यू शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, क्योंकि तो आपको हमें वर्स्ट कब आना है मालूम नहीं, बिल्कुल, और और इसके लिए कहाँ से हमें आना है ये भी मालूम नहीं। इसलिए हमेशा हमारे लिए इमरजेंसी फंड तैयार होना चाहिए। ये सर इमरजेंसी कम से फंड कम का 6 महीने की, 3 से 6 महीने महीने। का जो आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस है, कम से कम हम्म। 3 से 6 महीने का हाउस होल्ड एक्सपेंस है, वो आपके पास हमेशा बतौर लिक्विड होते रहना चाहिए। वो क्या, और वो कहाँ रखे सर वो उस लिक्विड फंड को? एफडी सेफ है या आपको लगता है लिक्विड आप फंड्स भी एफडी ठीक कर है? सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड होते हैं आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो 24 घंटे में नॉर्मली पैसे मिल जाते हैं, अगर बैंक हॉलीडे ना हो या सैटरडे संडे ना हो। एफडी कर सकते हम्म। हैं। मेरे हिसाब से अगर आप पूछे मुझे, तो मैं हमेशा कहूंगा कि आप बैंक एफडी करिए, उस पैसे की 3 से 6 महीने की एफडी करिए चाहे, और कुछ पैसा सेविंग बैंक में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और चंद सेकंड में वो आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए आपके खाते में भी आ जाएगा, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी। और अभी तो ऐसी अ, एफडी आती है कि आप इंस्टेंट ब्रेक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो है ही। सर अब एक सवाल मेरा ये रहेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को रिटायरमेंट से जोड़ लेते हैं। हो सकता है कि रिटायरमेंट आप लोग जो चाहते हैं, जो चीजें आप चाह रहे हैं वो मिल जाए, तो फिर वही चीजें कुछ दिनों के बाद वही अच्छी नहीं लगती है। मैंने कई सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जो आपने सालों मेहनत की है किसी चीज को पाने के लिए, अब वो मिल जाए वही चीजें आपको फिर ठीक नहीं लगने, फिर आप कोई और चीज चाहने लगते हैं। तो ये हो सकता है कि रिटायरमेंट, आप अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं, लेकिन आप बैठ के करेंगे क्या दिन भर? अगर आप हेल्दी है, काम कर सकते हैं, तो हो सकता है 2-3 महीने खूब अच्छा घूम ले और सैर सपाटा कर ले, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? क्या हर दिन तो घूमते नहीं रहेंगे? 365 दिन तो आप हर दिन घूमेंगे नहीं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होना चाहिए? और उसको अगर उसके बनाम अगर मैं रिटायरमेंट से तुलना करूं तो उसे आप कैसे देखते हैं सर? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मुझे ना ये रिटायरमेंट शब्द से थोड़ी सी तकलीफ है। तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम में 2017 में जब मैंने किताब लिखी, उस समय मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की है, और उसके पहले से भी करता रहा हूं। तो मैंने फायर जो टर्म, पॉपुलर टर्म है, उसकी जगह मैंने कर दिया फाइल। जो मैंने कॉइन किया कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लिव इजी। तो आप ऐसी, मैं काम करना मत बंद करिए, लेकिन आप ऐसी जिंदगी जिए जो आप चाहते हो, अपनी शर्तों पे जिए। क्योंकि 45-50 साल की उम्र में वैसे भी आज की डेट में रिटायरमेंट आ ही जा रहा है। 50 कैन बी न्यू रिटायरमेंट एज। अगर आप दोहानॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, 2017 में मैंने बात कही थी कि 50 कैन बी द न्यू रिटायरमेंट एज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इतनी पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, पीपल आर रेडी टू रिप्लेस यू एट हाफ द कॉस्ट, राइट। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा जाते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा जाते हैं, तब आप अपनी शर्तों पे जी सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा जी सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए अपना ही उदाहरण लोगों को दे देता हूँ कि मैं आज की डेट में सुबह दौड़ने चला जाता हूँ। जब लोग ऑफिस के लिए भाग दौड़ कर रहे होते हैं उस समय मैं दौड़ने जाता हूँ, है। उसके बाद आजकल मैं स्टेज पे गाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, स्टेज पे गा भी चुका हूँ एक बार। मैराथन करता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ, किताब भी लिख रहा हूँ, आर्टिकल लिख रहा हूँ। उसके अलावा बाकी लोगों के कुछ लोगों के पैसे भी मैनेज करता हूँ बतौर एमएफडी। तो लेकिन वो सब कुछ हो रहा है मेरी पेस से, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा कर पा रहा हूँ। तो मैं खाली नहीं बैठा हूँ, मेरा दिमाग खाली नहीं बैठा।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जैसे कहा कि अगर मुझे अचीव हो गया तो उसकी 3-6 महीने के बाद उसका चार्म खत्म हो जाता है, फिर करे क्या। और खाली हम्म, आदमी अगर बैठा हो तो वो ज्यादा डेंजरस हम्म। है, सिर्फ और उसके लिए नहीं, परिवार के लिए भी। तो इट इज बेटर कि आप कहीं न, कि जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं तो उसी समय ये आपको तय होना चाहिए कि जिस दिन मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिली, तो उस वक्त को मैं कैसे गुजारूंगा, पॉजिटिवली कैसे मैं गुजारूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बिल्कुल। प्लानिंग करना जरूरी है। बिल्कुल, खाली समय में आप बहुत स्ट्रेस भी फील करेंगे, बहुत बार क्या होता है, बहुत ताने भी फैमिली में पड़ेंगे, आप खाली रहेंगे तो इस तरह की चीजें होती है, तो लोग स्ट्रेस महसूस करते हैं। भले ही आपका करियर बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन एक साल घर पे बैठ जाए, फिर जो स्ट्रेस आपको मिलेंगे, जो ताने मिलेंगे, वो क्योंकि और खास करके मेन तो ऐसा होता है कि आपको काम करने के लिए ही बने हैं, घर में आप खाली नहीं बैठ सकते अगर पूरी तरह से 60 के ऊपर ना हो जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है। सर, जाते-जाते हमारे जो भी वो आपसे लंबी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन जो भी इन्वेस्टर्स है, जो यंग इन्वेस्टर है, जेन ज़ी है, क्योंकि आजकल एक हर्ड मेंटालिटी है, रैट रेस चल रही है कि लगातार हम देखा-देखी करते हैं, हमारे रोल मॉडल भी वैसे लोग ही बन जाते हैं कि अगर मैं कोई 10,000 की फ़ोन लूँगा तो मैं उनके लिए रोल मॉडल नहीं हूँ। कोई अगर आईफ़ोन 17 और 18 आने वाला है तो वो अगर ले ले तो उनके लिए रोल मॉडल होगा। कोई बड़ी गाड़ी है उनके लिए रोल मॉडल होगा। मैं पैदल चल के आ रहा हूँ तो मैं रोल मॉडल हूँ। तो इस तरह की देखा देखी बहुत है सोसाइटी में, और उनको समझ में आने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे यंगस्टर्स के लिए, जंजी के लिए क्या सीख है सर? यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपसे डिफरेंस रखूंगा। जेनजीज, हम सोचते हैं कि वो ऐसे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, हम उसको कन्वे नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो जेनजीज हैं बतौर जो आज मेरे क्लाइंट हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में। आप ओके। अपना कम्युनिकेशन कैसा कर रहे हैं उनको समझाने की जरूरत है आसान भाषा में, तो उनको भी समझ में आता है। कबीर साहब का जो दोहा है ना कि मुड़ मुड़ाए हरि मिले हर कोई लेव मुड़ाए, बार बार के मूड से भीड़ न बैकुंठ जाए। कि अगर बाल मुड़ाने से भगवान मिल जाते हैं तो हर किसी को बाल मुड़ा लेने चाहिए, लेकिन वो भेड़ जिसके हर साल बाल मुड़ाए जाते हैं, तो क्या उसको मोक्ष प्राप्त होता है? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो। सिमिलरली अगर आप देखा देखी निवेश कर रहे हैं तो उसको मोक्ष मतलब उसको जो अचीव करना है, गोल अचीव करना है, वो मिलना असंभव सा है। और ये बात अगर हम साधारण भाषा में, आसान भाषा में जेनजी को समझाएं विथ डेटा। देखिए, जेनजीज को ना ऑथेंटिसिटी चाहिए। अगर आप ऑथेंटिक डेटा के साथ उनके सामने प्रस्तुत करें कि देखो, देखा देखी करके लोगों का फायदा नहीं हुआ है, तो उनको भी समझ में आता है। प्रॉब्लम ये होती है हमारी जनरेशन में, जो 50 से ऊपर के लोग हैं, कि पहली चीज वो कहते हैं अरे जेनजी को तो समझ में नहीं आता। हम ये इंटरनली समझने की कोशिश नहीं करते कि हमको समझाने नहीं आ रहा। हमारा काम बतौर वरिष्ठ जो है, अगर हमें 25 साल से मार्केट में है, तो हमको समझाना आना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। बिल्कुल सही तो कहा आपने। सिरे से ये खारिज करना कि अरे जेनजी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको सही तरीके से मैसेज नहीं पहुंचा है। बिल्कुल, जनरलाइज करना भी सही नहीं है, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और तो ये सहना ज़रूरी है। सर, जाते-जाते आखिरी मंत्र क्या है? जो इन्वेस्टर्स हमें आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है सर? बिल्कुल। आखिरी मंत्र ये है जो मेरे किताब का भी आखिरी दोहा है, और मेरे ऑफिस में भी आप देख सकते हैं कि पीछे लगा हुआ है, कि कबीर साहब कहते हैं कि कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ भरेला थैला, कहत कबीर सुनो भाई साधो संग चले ना ढेला। कि जिस दिन आप निवेश करें, क्योंकि उसी दिन तय हो जाना चाहिए कि इस पैसे का आप सदुपयोग कैसे करेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या है? बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट एक डेफर्ड एक्सपेंस है, यानी आज आज आप इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में, भविष्य में उसका मजा ले सकें। हाँ, हाँ। आमतौर पे लोग खाली रैट रेस जो है ना, अंधाधुंध रैट रेस है कि मेरे पड़ोसी से मेरे पास पैसा ज्यादा होना चाहिए। हाँ, कोई ये नहीं सोचता कि मुझे इस पैसे से आनंद कैसे लेना। हाँ, 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 हाँ। क्योंकि ये ध्यान रखिए कि जाते जाते समय आपका भी, आप भी खाली हाथ जाएंगे, और दूसरा जो चेस कर रहा है वो भी खाली हाथ जाएगा। जो बिना पैसे का मजा लिए चेस कर रहा है वो भी खाली हाथ जाएगा। इसलिए मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी कि 10 करोड़ इज मोर देन 100 करोड़। तो अगर आपके पास 10-30 सेकंड का समय है तो मैं बता दूं 10 करोड़ इज मोर देन 100 करोड़ कैसे है। कि एक व्यक्ति है जिसने अच्छे से अपनी गोल प्लानिंग की हुई है, रिटायरमेंट प्लानिंग की है, वो 10 करोड़ तक पहुंच जाता है। फर्ज कीजिए कि वो व्यक्ति मैं हूं। तो ओके।
मेरा जो लाइफस्टाइल है उसमें जीते जी वो 10 करोड़ खत्म नहीं होंगे, लेकिन हाँ मैं हाँ, उस पैसे का मजा भी ले ले पाऊंगा, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा हो चुका है कि नहीं, मैं मुझे सारी चीजें करनी जो मैं करना चाहता हूँ, बिल्कुल। तब भी वो खत्म नहीं होंगे। और एक व्यक्ति है जो चाहता है कि वो मैं 100 करोड़ करूं, और 100 करोड़ के लिए वो दिन भर मारा मारी कर रहा है, हम्म, जद्दोजहद चालू है, वो स्ट्रेस ले रहा है, घर में अशांति फैली हुई है। हम्म, इवेंचुअली उसने 100 करोड़ कर भी लिए, तो वो भी जाते समय खाली हाथ जाने वाला है। अब लेकिन ओके। 10 करोड़ वाला जिंदगी जी के जाएगा और 100 करोड़ वाला जिंदगी की जद्दोजहद करते हुए जाएगा। तो ओके, इसलिए और वो 10 करोड़ इज मोर देन 100 करोड़। अब वो समय वक्त भी नहीं आएगा जो 30s में आप जीना चाह रहे हैं, 40s में एक ही जीना चीज चाह रहे हैं, ऐसी है 50s जीवन में में जीना जो चाह रहे जो निकल गई कि वो वापस नहीं आती, वो है समय। हैं। ओके, और वो आपकी इच्छाएं भी खत्म होती जाएगी, जो 40s में आप चाह रहे हो थोड़ी 50s में चाहेंगे, या 30s में हाँ, जो और चाहते आप होंगे आप बीपी थोड़ी शुगर चाहेंगे। लेके, बीपी शुगर और तमाम बीमारियां लेके उसका पैसे का मजा तो ले नहीं पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है, ध्यान देना जरूरी है सर। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बेहतरीन गाइड किया आपने, इसके लिए शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत आगे भी शुक्रिया। आपसे आप चर्चा। आप आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को, आपके दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ख्याल रखें। वेल्थ क्रिएट करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि इसका आनंद कैसे लेना है, इसका मजा लेना कैसा जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही, केवल अति सर्वत्र वर्जित है कि अति नहीं हो, लेकिन बैलेंस तरीके से जरूर इसका इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए, इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। इसी तरह के तमाम बड़े एक्सपर्ट्स के साथ हम लगातार आपको उनके इंटरव्यू, उनसे बातचीत दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी के साथ। नमस्कार।